नमस्कार साथियों। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा जो सीरीज चल रहा है करंट अफेयर्स क्वेश्चंस इन रीसेंट बीपीएससी एग्ज़ाम्स, जिसमें हम हाल फिलहाल में जितने भी बीपीएससी के द्वारा कंडक्टेड एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने जो बीपीएससी के द्वारा कंडक्टेड हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि अगस्त के महीने में, अभी हाल ही में 2024 के अगस्त में कंडक्ट हुआ था। और इस वीडियो में हम जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम का जो थर्ड फेज हुआ था, जिसका री एग्ज़ाम हुआ था जुलाई के महीने में। मार्च के महीने में ये पहली बार एग्ज़ाम हुआ था, जबकि जो री एग्ज़ाम है वो जुलाई में हुआ था। मार्च वाला एग्ज़ाम पेपर लीक होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद दोबारा से जुलाई के महीने में ये एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये जो लिखा हुआ है TRE-3 री एग्ज़ाम 19 से 22 जुलाई, ये डेट है एग्ज़ाम का जो कि कंडक्ट हुआ था 19 से 22 जुलाई तक। 19, 20, 21, 22 4 दिनों तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और इसमें करंट अफेयर्स के जो सवाल थे वो टोटल 47 क्वेश्चंस थे। ठीक है, जिसमें 47 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के और 3 सवाल जो हैं वो बिहार करंट अफेयर्स के थे। बिहार करंट अफेयर्स के 3 सवाल थे। इस तरह से टोटल 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था फ्रेंड्स, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के टीचर्स के लिए कंडक्ट हुआ था, जिसमें क्लास 1 to 5 के लिए अलग पेपर, 6 to 8 के टीचर्स के लिए अलग पेपर, 9 to 10 के लिए अलग और 11 12 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग पेपर्स हुए थे। तो हमने इन सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर थे उन सारे क्वेश्चन पेपर्स में से जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको निकाला, और ऐसे 50 सवाल जो है करंट अफेयर्स के हमको मिले। उनमें से 47 करंट अफेयर्स हैं और 3 बिहार करंट अफेयर्स हैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार करंट अफेयर्स को कितना इंपॉर्टेंस बीपीएससी दे रही है। इसको हम इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि जो 69th बीपीएससी कंडक्ट हुआ था उसमें सिर्फ एक सवाल बिहार करंट अफेयर्स का था। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते थे करंट अफेयर्स में, बिहार करंट अफेयर्स के। इसके लिए हमें अलग से बिहार करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से तैयार भी करना पड़ता था, पर 69th में सिर्फ एक सवाल पूछा गया। अभी हमने जो बीपीएससी हॉर्टिकल्चर वाला पेपर डिस्कस किया था, जिसमें कि 20 सवाल हमने डिस्कस किए थे, 100 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स के थे और एक भी क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का नहीं था उसमें। सेम ट्रेंड हमको TRE-3 में भी देखने को मिल रहा है। इसमें भी जो है 50 क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 सवाल बिहार करंट अफेयर्स के हमको देखने को मिले। इससे आप एक अपना जो आपकी जो स्ट्रैटेजी है करंट अफेयर्स को तैयार करने की, जिसमें आप बिहार करंट अफेयर्स को भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम दे रहे होंगे, तो आपको ये डिसाइड करना है कि बिहार करंट अफेयर्स को कितना वेटेज आपको देना है अपने समय में, कितना करंट अफेयर्स पढ़ना है, कितना बिहार करंट अफेयर्स पढ़ना है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको कि बिहार करंट अफेयर्स से सवाल जो है वो बहुत कम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस है जो कि हम डिस्कस करेंगे TRE-3 के। लेकिन इस वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चंस में काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। जो 19 और 20 जुलाई को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, यानी पहला और दूसरा दिन, फर्स्ट और सेकेंड डे, उन 2 दिनों में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे करंट अफेयर्स के वो टोटल 25 क्वेश्चंस थे। ये देखिए आप स्क्रीन पर कि हम कौन से महीने से कितने सवाल पूछे गए हैं, इसकी एक एनालिसिस हमने हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में भी की थी। जो पहला वाला जो वीडियो था, इससे पहले जो वीडियो आया था हॉर्टिकल्चर में के क्वेश्चंस में, उसमें भी हमने देखा था किस महीने से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं। और उसमें हमने देखा था कि लास्ट जो कुछ महीने हैं, एग्ज़ाम से कुछ महीने पहले के जो महीने हैं, लास्ट 2-3 मंथ्स, उससे बहुत ज़्यादा सवाल पूछे गए थे। यहाँ क्या ट्रेंड है वो देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एग्ज़ाम का जो मंथ है वो जुलाई 2024 है। ठीक है, E3, E4 जो आपको लिखा हुआ मिल रहा है यहाँ पर कॉलम में, टेबल में, उसका मतलब ये है एग्ज़ाम से 1 महीना पहले, मतलब E-1, एग्ज़ाम से 2 महीना पहले मतलब E-2। यहाँ आप देख रहे हैं E-1 या E-2 ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि जून और मई के महीने से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है। E-3 एग्ज़ाम से 3 महीने पहले से एक सवाल है। ठीक है, E-4 यानी एग्ज़ाम से 4 महीने पहले जो महीना है उससे टोटल 3 सवाल हैं। E-5 से 5 सवाल है। E-6 यानी 6 महीने पहले जो है एग्ज़ाम से, वहाँ से 10 सवाल है।
ऐसे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम से 6 महीने पहले से जो है टोटल 19 सवाल, 25 में से 19 सवाल, यानी लगभग 80% जो है, 80% क्वेश्चन जो हैं वो आपको यहाँ से मिल रहे हैं लास्ट 6 मंथ्स के करंट अफेयर से। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा पिछले स्लाइड में कि हमको करंट अफेयर्स में कितना वेटेज बिहार करंट अफेयर्स को देना है, कितना करंट अफेयर्स को देना है, वैसे ही अब हमको यहाँ पर इस एनालिसिस से पता लगता है कि हमको किन महीनों पर ज़्यादा फोकस करना है। क्या हमको पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, या हमको हाल के कुछ महीनों पर ज़्यादा फोकस करना है। ये इस बात से हमको पता लग रहा है कि लास्ट के 6 मंथ से 80% क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आपको मैं एक और एनालिसिस देता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया कि मार्च के महीने में ये एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हो चुका था जो कि कैंसिल हुआ। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि उस टाइम पर जो क्वेश्चन पेपर बना था उसके लिए जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सेलेक्ट हुए होंगे, अगर उनको भी यूज किया गया हो, तो हम ये मान के चलें कि अगर ये मार्च वाला एग्ज़ाम है या मार्च में ये पेपर कंडक्ट करवाया गया होता, तो वैसी स्थिति में हम देखते हैं कि फरवरी से 5 सवाल और जनवरी से 10 सवाल, यानी E-1 से 5 सवाल और E-2, E-1 हो जाएगा ना फरवरी का महीना, क्योंकि मार्च वाले में एग्ज़ाम में वो कंडक्ट हुआ था पेपर जो कैंसिल हुआ। तो E-1 यानी फरवरी का महीना और E-2 यानी जनवरी का महीना। तो 10 और 5 ऐसे 15 सवाल हमको मिल जा रहे हैं 25 में से, है ना, यानी 60% क्वेश्चन हो गए जो है लास्ट 3 मंथ, लास्ट 2 मंथ से। तो इस तरह से हमको ये पता लग रहा है कि लास्ट के कुछ महीने जो हैं वो कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा हमको फोकस उन पे करना है, कितने अच्छे से उनको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब हम यहाँ से क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में जो हॉर्टिकल्चर वाला पेपर था उसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया था हमने, और आपने अपना अपना स्कोर भी बताया था। ठीक है, उसी तरीके से इस वाले वीडियो को भी आप प्रैक्टिस के तौर पर यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा कि आपको कितना स्कोर इसमें आ रहा है। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं हम। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो आपको, ठीक है, हमारी ये सीरीज़ पसंद आ रही हो जिसमें हम जो रिसेंट एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। ठीक है, तो चलिए हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है, वेयर इज द UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2024 scheduled टू बी हेल्ड इन नवंबर 2024, यानी नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित होने वाला है। ठीक है, ये 2024 का सम्मेलन है, UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, UNCCC। ठीक है, ये होने वाला कब है? नवंबर में। देखिए, अब जो क्वेश्चंस BPSC पूछ रहा है ना, उसमें क्वेश्चंस में भी काफ़ी कुछ जानकारी हमको मिल जाती है। जैसे UPSC के क्वेश्चंस बनते हैं या और जो है एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि ये नवंबर में होने वाला है। ठीक है, और कहाँ पे होने वाला है ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है बाकू अजरबैजान, ऑप्शन बी शर्म अल शेख इजिप्ट, ऑप्शन सी है दुबई UAE, और ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे मैं ऑप्शन डी और ऑप्शन ई तभी दोहराऊंगा जबकि उनमें कुछ और डिफरेंट कुछ ऑप्शन देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पर कि ऑप्शन डी में मोर देन वन लिखा हुआ है और ऑप्शन ई में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है। BPSC ऐसा पहले जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स होते थे उसमें भी ऐसा देखने को मिलता था, पर अब वो चीज़ हट चुका है। अब वहाँ सिर्फ 4 ऑप्शन होते हैं, A, B, C और D। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी शुरू हो चुका है वहाँ पर TRE के एग्ज़ाम में ये 5 ऑप्शन वाला ट्रेंड अभी भी जारी है और नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है TRE वाले एग्जाम्स में और जो है BPSC का जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होता है कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उसमें। ठीक है, तो आप हर सवाल के बाद पॉज करके आप अपना आंसर नोट कर सकते हैं और आखिरी में आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि कितने सवाल आप सॉल्व कर पा रहे हैं इन 25 सवालों में से। ठीक है, इससे आप अपना जो आपकी जो तैयारी है या जो आप सोर्स रेफ़र कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, आपको एक ये भी अनुमान लगेगा कि कितना इफ़ेक्टिव है आपकी जो स्ट्रैटेजी या जो आपका सोर्स। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, हम आंसर जो डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसके सारे आंसर्स हम ऑफिशियल फाइनल आंसर की से देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो फाइनल आंसर की BPSC ने दिया है उसी के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है बाकू अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी है बाकू। ठीक है, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। वहीं पर यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस नवंबर 2024 में आयोजित होने वाला है।
इसको हम COP29 कह सकते हैं, ठीक है, COP29। ये जो हर साल मीटिंग होती है इसको हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं, COP, ठीक है। तो ये 29 नंबर का जो है कॉप होने वाला है 2024 में, नवंबर के महीने में। अगर हम जानना चाहें कि 2023 यानी पिछले साल जो COP28 हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो वो दुबई में हुआ था। ऑप्शन सी आप देख रहे हैं ना, दुबई UAE, तो ये COP28 का वेन्यू दिया हुआ है, ठीक है। और अगर हम ये जानना चाहें कि ये जो COP29 होने वाला है इसके अध्यक्ष भी या प्रेसिडेंट कह लें या हेड कह लें, वो भी अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है। वो हैं मुख्तार बाबायेव, ठीक है। कौन है वो? मुख्तार बाबायेव, मुख्तार, ये भी अनाउंस हो चुका है। आगे एग्जाम्स में हमको ये देखने को मिल सकता है कि प्रेसिडेंट का नाम पूछ दिया जाए तो प्रेसिडेंट होंगे मुख्तार बाबायेव, ठीक है। अब देखिए ये COP29 के प्रेसिडेंट हैं। ये सवाल जो पूछा गया है ये क्यों पूछा गया होगा? देखिए इस सवाल को पूछने का एक मकसद ये हो सकता है कि जून के महीने में जर्मनी में एक शहर है बॉन, ठीक है, वहाँ पर बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है, जून के महीने में। ये एग्ज़ाम जुलाई में हुआ है, जून के महीने में बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। और उस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के होने के बाद जो है उसमें जब उसके बारे में खबरें आ रही थी अखबारों में या फिर मैगजीन्स में, तो वहाँ पर COP29 का भी जिक्र हो रहा था, ठीक है। तो COP29 का जिक्र चूँकि हो रहा था इसलिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये वाला सवाल पूछा गया है, क्योंकि ये आयोजन तो नवंबर में होने वाला है, अभी तो नवंबर का महीना आया भी नहीं है। तो पूछा क्यों गया? क्योंकि ये खबरों में था जून के महीने में, इससे पहले ये जनवरी के महीने में भी खबरों में था, ठीक है। तो इसलिए इसको पूछा गया है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, आप पॉज करके वीडियो को अपना आंसर नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड बिकेम द फर्स्ट, फ्रेंड्स हॉर्टिकल्चर वाले पेपर में आपको याद होगा मैंने बोला था फर्स्ट, वहाँ पे भी फर्स्ट करके क्वेश्चंस आए थे कि कंट्री का पहला, दुनिया का पहला, कुछ भी ऐसा हो रहा है करंट अफेयर्स में जो फर्स्ट कीवर्ड आ रहा है उसको आप ज़रूर से ज़रूर याद कीजिएगा, ज़रूर से ज़रूर उस पर फोकस कीजिएगा। देखिए इस वाले पेपर में भी आपको देखने को मिल रहा है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड बिकेम द फर्स्ट टू एनश्राइन राइट टू अबॉर्शन इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है, फर्स्ट कंट्री बना है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही अबॉर्शन का राइट दे दिया है? कौन सा कंट्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रांस, ठीक है, ऑप्शन ए फ्रांस। अब देखिए अगर हम, ये तो फ्रांस ने ऐसा दे दिया है, अगर हम भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, हमारे देश में क्या प्रावधान है? हमारे देश में ये प्रावधान है, हमारे देश में एक एक्ट है MTP एक्ट 1971, ठीक है। भारत में एक एक्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, 1971 का कानून है जिसको अमेंड किया गया था, संशोधन जिसमें हुआ था 2021 में, ठीक है, 2021 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। ये क्या कहता है? ये 24 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तक अबॉर्शन परमिट करता है। पहले ये 20 वीक्स था, इसको बढ़ा के 24 वीक्स किया गया है, ठीक है। यानी कि नॉर्मल केस यानी कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर के केस में जो है 20 हफ्तों तक जो है अबॉर्शन का राइट दिया है, अबॉर्शन का जो अधिकार है। और वो एक रजिस्टर्ड मेडिकल जो प्रैक्टिशनर हैं उनके ओपिनियन के आधार पर 20 हफ्तों तक जो है वो अबॉर्शन हो सकता है। लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि रेप सर्वाइवर्स हैं, उनके केसेस में 20 से 24 हफ्ता इसको बढ़ाया गया है, 24 हफ्ते तक जो है वो अबॉर्शन हो सकता है। नॉर्मल सामान्य केसेस में जब अबॉर्शन करवाना हो, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर के केसेस में, वहाँ पे 20 हफ्ते तक परमिशन दिया गया है। जबकि जो है रेप सर्वाइवर्स जो हैं उनके केसेस में, उस तरह के केसेस में 24 हफ्ता दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 20 हफ्ते तक जो अबॉर्शन होगा उसमें रिक्वायरमेंट क्या है? एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक RMP का ओपिनियन चाहिए।
जबकि जो 24 हफ्ते तक का जो प्रावधान है जो रेप सर्वाइवर्स को दिया गया है, 24 हफ्ते तक उनका अबॉर्शन करवाया जा सकता है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर यह है कि 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो है ओपिनियन लगेगा। ठीक है। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये जो 20 वीक्स तक दिया गया है ना प्रोविजन की कॉन्ट्रासेप्शन के फेलियर से होने पर, ऐसा होने पर जो है अबॉर्शन हो सकता है 20 हफ्तों तक, ये पहले सिर्फ मैरिड लोगों के लिए था, मतलब मैरिड महिलाओं के लिए था। अब जो है वो अनमैरिड के लिए भी कर दिया गया है 2021 में संशोधन होने के बाद। ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, 24 हफ्ते के ऊपर भी जो है करवाया जा सकता है अबॉर्शन, लेकिन वैसे केसेस में क्या होगा, स्टेट के लेवल से एक मेडिकल बोर्ड बनेगा और उस मेडिकल बोर्ड के परमिशन के बाद ही ऐसा हो सकता है। और वो कब होगा, ऐसा तब होगा जबकि कोई फीटल एबनॉर्मेलिटी जो हो गई है ना, यानी कि जो बच्चा होने वाला है या उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटी है या कुछ जान को खतरा है, ऐसा अगर मामला बनता है तो 24 वीक्स के ऊपर भी अलाउ किया जा सकता है, परमिट किया जा सकता है। कब, जब स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड परमिट कर दे। ठीक है। तो हमको यहाँ पर एक एक्ट याद रखना है, एक्ट है MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, जिसमें संशोधन हुआ 2021 में। ठीक है। और इसमें 20 हफ्तों तक सामान्य केस में, जबकि 24 हफ्तों तक रेप सर्वाइवर्स के केस में जो है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अलाउ किया जाता है। ठीक है, अबॉर्शन अलाउ किया जाता है। 24 वीक्स याद रखना है आपको। तीसरा सवाल, थर्ड क्वेश्चन से देखते हैं हम। देखिए सवाल है, विच सिटी वॉज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द टूरिज्म कैपिटल ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? आप पॉज करके अपना आंसर नोट कर सकते हैं। ऑप्शन ए है काठमांडू, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी पोखरा, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, या ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ऑप्शन ई कॉमन रहता है। इस प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन सी पोखरा। ठीक है, ऑप्शन सी पोखरा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, इसके अलावा पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, श्रीलंका है, भूटान है। मोस्टली क्या होता है, पड़ोसी देशों में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो, कोई नई घटना, तो उसके बारे में हमको ध्यान रखना चाहिए, पूछ लिया जाता है। नेपाल से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से क्वेश्चंस बने हैं ऐसे। ठीक है, तो पोखरा हमको याद रखना है, नेपाल ने उसको अपना टूरिज्म कैपिटल, पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक, ऑप्शन ए जो काठमांडू है वो तो उसका वैसे ही कैपिटल है। ठीक, ऑप्शन बी लुम्बिनी। लुम्बिनी आप बताइए कि हिस्ट्री, जब हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं और उसमें हम धर्मों के बारे में पढ़ते हैं, बुद्धिज्म, जैनिज्म, तो लुम्बिनी क्यों फेमस है? अगर आपको पता हो, आपको पता तो होगा ही, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा तो होगा ही, पर अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्यों फेमस था। आगे हम बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो सवाल है वो है, हु वॉज कन्फर्ड द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू सिनेमा। ठीक है, ये हमारा चौथा सवाल है, फोर्थ क्वेश्चन है। सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए दिलीप कुमार, ऑप्शन बी वहीदा रहमान, ऑप्शन सी आशा पारेख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वहीदा रहमान। ठीक है, दिलीप कुमार और आशा पारेख को इनसे पहले मिल चुका है। 2023 में जो ये अवार्ड दिया गया वो दिया गया है वहीदा रहमान जी को। देखिए 2023 में 69th नेशनल अवार्ड घोषित हुआ था, तो 2024 यानी इस वर्ष 2024 में 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो दिया जाएगा। अक्टूबर के महीने में दिया जाता है। तो जब ये अनाउंस हो जाए और जो है इसके जो विजेता होंगे उनके बारे में आप ज़रूर याद रखिएगा, 70th प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 69th जो यहाँ 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात कर रहे हैं, जो कि 2023 में दिया गया था। ठीक है, ये तो एक वो बन गया ना, 69th BPSC भी हुआ था प्रीलिम्स 2023 में और 69th नेशनल अवार्ड भी दिया गया 2023 में। लेकिन ये जो 69th नेशनल अवार्ड्स दिया गया, नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिया गया 2023 में, ये 2021 के फिल्मों के लिए दिया गया था, 2021।
2021 में जो फिल्में बनी उनमें जो जिन लोगों ने काम किया उसमें जो सर्वोच्च लोग थे उनको जो पुरस्कार दिया गया है वो 2021 की फिल्मों के आधार पर दिया गया है। पुरस्कार 2023 में दिया जा रहा है, ठीक है। 69th ये जो पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ये इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है सिनेमा के फील्ड में, सबसे सर्वोच्च सम्मान, ठीक है। जैसे हम बाकी और भी जो सरकार देती है, जैसे लिटरेचर फील्ड में साहित्य अकादमी देती है, यहाँ पर जो फिल्मों के फील्ड में है, सिनेमा के फील्ड में है, वहाँ पर सबसे ऊंचा सबसे बड़ा सम्मान होता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, जो कि मिला है इस वर्ष, मतलब इस वर्ष नहीं, पिछले वर्ष 2023 में वहीदा रहमान जी को, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन, फेमस फॉर हिज रोल ड्यूरिंग 26/11 मुंबई टेरर अटैक्स, डॉक्टर सदानंद दाते was appointed as chief of which one of the following forces in March 2024। बेसिकली ये पूछ रहा है कि डॉक्टर सदानंद दाते, जो हम एक टॉपिक देखते हैं ना कि पर्सन इन न्यूज, तो ये पर्सन इन न्यूज वाले टॉपिक से सवाल पूछा गया है। हमको ये पूछा गया है कि सदानंद दाते जो है उनको कौन सी संस्था का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं अपना। हिंदी में सवाल पढ़ूँ मैं तो 26/11 या 26/11 मुंबई आतंकवादी हमलों, कब ये हुआ था हमला? 2008 में हुआ था, हमको पता है। मुंबई आतंकवादी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? कौन सी संस्था का प्रमुख उनको बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ऑप्शन बी दिया हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, ऑप्शन सी दिया हुआ है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय। लेकिन इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। ई नन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा, नन ऑफ द अबव। कोई भी सवाल ऑप्शन जो है इसमें से सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि देखिए डॉक्टर सदानंद दाते जो है उनको एनआईए का जो है अध्यक्ष चुना गया है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए का उनको अध्यक्ष चुना गया है, प्रमुख चुना गया है, ठीक है। ये अपॉइंटमेंट वाले सेक्शन से हम इसको देख सकते हैं, जो मैगजीन्स वगैरह में आप पढ़ते हैं अपॉइंटमेंट्स, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कौन से इंसान को किस संस्था का अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। तो एनआईए जो है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब कि 2008 में जब ये घटना हुई थी ना, मुंबई आतंकवादी हमला 26 नवंबर को, तो उसी साल ये एक एक्ट लाया गया था, एनआईए एक्ट 2008, एनआईए कानून 2008, और उसी के आधार पर ये संस्था बनी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि मुख्य रूप से टेररिस्ट और टेररिज्म को रोकने में अपना जो है योगदान देती है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और ये किस सरकार के किस मंत्रालय के अधीन जो है ये काम करती है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। अगर हम बात करें डॉक्टर सदानंद दाते की, तो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं ये, ठीक है। और इनको, डॉक्टर सदानंद दाते को क्या चुना गया है? एनआईए का अध्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। वेयर हैज, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे इस वीडियो में छठा सवाल है ये। वेयर हैज़ द घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर बीन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए सुंदरबन वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी मोरेना मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कॉर्बेट उत्तराखंड। क्या होगा इसका आंसर? आप बताइए, आप पॉज करके। तो इसका आंसर होगा, देखिए ऑप्शन बी मुरैना मध्य प्रदेश, ठीक है। मुरैना जो है मध्य प्रदेश में है, और वहीं पे घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश हुआ है। इसके अलावा और भी जगहों पर है, पर हम यहाँ पर इस सवाल के संदर्भ में मुरैना इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कि IUCN की रेड लिस्ट में जो है उन
ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है, ठीक है। ये वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड एक लिस्ट होती है जहाँ पर कि हम उनको रखते हैं जिनकी जो है अब जो संख्या है वो बहुत कम रह गई है, एंडेंजर्ड कैटेगरी है या क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी है, उन कैटेगरीज में उनको रखा जाता है, ठीक है। आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे इसके बारे में पर्यावरण जब पढ़ते हैं तो उसमें हम ये रेड लिस्ट देखते हैं, IUCN रेड लिस्ट। कई बार सवाल वहाँ से बन जाते हैं कि ये जो घड़ियाल है वो कौन से लिस्ट में रखा गया है, तो वहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड में रखा गया है, ठीक है, CE क्रिटिकली एंडेंजर्ड आपको याद रखना है। IUCN की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में उसमें आता है, ठीक है, कैटेगरी में आता है। यहाँ पूछा गया था घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर के बारे में। अगर हम ये जानना चाहें कि दुनिया का पहला कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ घड़ियाल कहाँ पे हुआ था, सबसे पहली बार दुनिया में घड़ियाल की ब्रीडिंग कहाँ पे की गई थी, तो उसका आंसर होगा ओडिशा में नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, नंदनकनन जूलॉजिकल पार्क। ये कहाँ पे है आपको याद रखना है, नंदनकनन ओडिशा में, ठीक है, ओडिशा में है। और यहाँ पे दुनिया में पहली बार जब घड़ियाल की ब्रीडिंग हुई थी तो वो यहीं पर हुई थी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमोंग द 4 pilots who have been trained to become astronauts for the ISRO's गगनयान मिशन टू स्पेस प्लान्ड फॉर 2024 to 2025। इनमें से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखिए, प्रश्न से हमको एक बात तो पता चल रहा है कि इसरो का गगनयान मिशन जो है वो कब प्लान्ड है, 2024-25 के लिए प्लान्ड है। कितने पायलट्स को ट्रेन किया गया है, 4, ठीक है। ये 2 जानकारी तो हमको प्रश्न से ही मिल गया। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं है उन चारों में। ऑप्शन ए ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ऑप्शन बी ग्रुप कैप्टन PB नायर, ऑप्शन सी विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो ये तीनों के तीनों जो हैं शामिल हैं उस लिस्ट में जो 4 लोगों को ट्रेन किया गया है, 4 एस्ट्रोनॉट्स को। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप भी हैं, ठीक है। तो ये तीनों तो हैं ही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका आंसर नन ऑफ द अबव। पूछा गया कौन शामिल नहीं है, नॉट सवाल में जब भी आप नॉट देखें तो उसको आप हाईलाइट किया, अंडरलाइन या सर्किल कर लें, क्योंकि फिर आपको नॉट ढूंढना है, सही नहीं ढूंढना है, ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो A B C तो तीनों ही हैं, तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। ऐसा कोई है ही नहीं जो कि इसमें शामिल नहीं है, ये तीनों है। इसके अलावा जो एक और नाम है वो भी याद रखना है हमको, वो है अंगद प्रताप, ठीक है। अंगद प्रताप, रामायण में अंगद जी के बारे में आपने पढ़ा होगा जब, या देखा होगा, सुना होगा, अंगद जो रावण के पास जाते हैं। तो अंगद प्रताप जो हैं वो चौथे जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं इन तीनों के अलावा, जिनकी ट्रेनिंग हुई है किस मिशन के लिए, गगनयान मिशन के लिए। इनको स्पेस में ले जाया जाएगा, जो है पहली बार भारत से जाएंगे। और इनकी ट्रेनिंग जो है वो कहाँ हुई है, रसिया में हुई है, ये भी याद रखना है आपको। रूस में इसकी ट्रेनिंग हुई है इन चारों की। और इसके लिए इसरो ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, समझौता किया था किसके साथ में, गॉव कॉस्मोस के साथ, GAV, ठीक है। गाव कॉस्मोस एक संस्था है। आपने रॉस कॉस्मोस का नाम सुना होगा। जैसे भारत में इसरो है, USA में नासा है, वैसे ही रसिया में रॉस कॉस्मोस है। उसी रॉस कॉस्मोस के अंदर जो है एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है गाव कॉस्मोस, ठीक है। उसके साथ समझौता किया था इसरो ने, और कि क्यों किया गया था, इन चारों की ट्रेनिंग के लिए किया गया था, ठीक। अब हम थोड़ा अगर इतिहास जानने की कोशिश करें तो भारत से सिर्फ एक इंडियन इंसान है जो कि अभी तक स्पेस में गया है। उनका नाम क्या है, उनका नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए थे ये, 1984 में, 1984 में पहली बार कोई भारतीय स्पेस में गया, और उसके बाद से फिर अब तक और कोई नहीं जा पाया है, ठीक है। ये गए थे रशियन स्पेस क्राफ्ट में, ठीक।
अब आप ये सोच रहे होंगे कि कल्पना चावला भी तो गई हैं, सुनीता विलियम्स भी तो गई हैं। तो कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स इंडियन अमेरिकन है, ठीक है, वो भारतीय मूल की हैं पर भारतीय नहीं थी, ठीक है, भारतीय मूल की हैं पर वो इंडियन सिटीजन नहीं थी। राकेश शर्मा जो है भारतीय हैं, इकलौते जो कि स्पेस में गए हैं। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स वो भारतीय मूल की थी पर वो अमेरिकन्स थी, इंडियन अमेरिकन्स, ठीक है, फ़र्क समझ रहे होंगे अब आप। ये जो 4 लोग जिनको ट्रेन किया गया है, जब मोदी जी केरला में गए हुए थे कुछ चीज़ों के उद्घाटन के लिए, तो वहाँ पर केरल में है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, याद रखिएगा आप, तिरुवनंतपुरम में। तो जब वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में गए थे कुछ इनिशिएटिव्स को वहाँ पे शुरू करने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने जब भाषण दिया था तो इन चारों को 4 शक्ति जो है वो बताया, ठीक है। आपको ये याद रखना है कि 4 शक्ति किनको कहा गया। तो ये 4 लोग जिनको ट्रेन किया गया है किस लिए, गगनयान मिशन में स्पेस में जाने के लिए। देखिए 4 लोगों को ट्रेन किया गया है पर जाएंगे 3 ही, ठीक है, 3 के जाने की ही जो है वो मिशन में बात की गई है, पर ट्रेन 4 लोगों को किया गया है ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा पाकिस्तान से सवाल है और क्रिकेट से भी सवाल है। देखिए ये सवाल 8वां सवाल है हमारा। पूछा गया है, व्हाट वाज द इलेक्टोरल सिंबल दैट वाज रीस्टोर्ड टू इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी बाय रूलिंग ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कंट्रीज इलेक्शन कमीशन इन जनवरी 2024। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया चुनावी प्रतीक क्या था, इलेक्शन सिंबल क्या था इनका, ठीक है, हमको ये याद रखना है। तो जो तहरीक इंसाफ पार्टी के लीडर हैं इमरान खान, उनका जो है पूछा गया है यहाँ पर चुनावी प्रतीक। ऑप्शन ए क्रेसेंट मून वर्धमान चंद्रमा, ऑप्शन बी क्रिकेट बैट, ऑप्शन सी क्रिकेट बॉल, ऑप्शन डी मोर देन वन, और इन नन ऑफ द। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट बैट, ठीक है, क्रिकेट बैट जो है वो उनका चुनावी प्रतीक था, ठीक है। पूछा गया था सवाल में क्या कि इलेक्टोरल सिंबल दैट वाज रीस्टोर्ड टू इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी, क्या हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उनसे वो जो है देश के चुनाव आयोग यानी वहाँ का जो इलेक्शन कमीशन था, उन्होंने इनको पहले तो दिया हुआ था क्रिकेट बैट के रूप में इनका सिंबल, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, बाद में इनको जो है वहाँ की जो कोर्ट है पेशावर हाई कोर्ट, उन्होंने क्या किया, रीस्टोर कर दिया था उनको इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जाकर के। इलेक्शन कमीशन ने तो उनसे वापस ले लिया था, पर पेशावर हाई कोर्ट ने उनको जो है रीस्टोर करवाया, ठीक है। हालांकि बाद में वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड कर दिया है इस डिसीजन को, पर हमको इतना ही याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन ने जो माफ़ कीजिएगा, इमरान खान जो है जिनकी पार्टी तहरीक इंसाफ पार्टी है, उनका क्या इलेक्शन सिंबल था, क्रिकेट बैट, बस इतना याद रखना है। बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स उनका हमको समझने की ज़रूरत है नहीं। अगला सवाल, द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी recently announced a new set of national awards in the field of science, technology and innovation known as Rashtriya Vigyan Puraskar, for which the award ceremony for all categories of awards will be held every year on। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की है। नए पुरस्कारों की घोषणा की गई है जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, मतलब कब किया जाएगा, ठीक है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने अवार्ड शुरू किया है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ठीक है। तो पूछा है कि कब इसको दिया जाएगा, कब इसके लिए, कब इसको दिया जाएगा, अवार्ड सेरेमनी कब आयोजित की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन ए 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, ऑप्शन राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ऑप्शन बी 28 फरवरी यानी 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ऑप्शन सी 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, ये नया एक डे मना रहे हैं हम लोग ना 23 अगस्त,
ऑप्शन सी है 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। कब ये समारोह आयोजित होगा? जब राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। पॉज करके अपना आंसर नोट कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 23 अगस्त। 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। अब देखिए यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है आपको याद रखना है। देखिए ऑप्शन सी हमको पता है 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है, उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये याद रखना है कि इस अवार्ड को अनाउंस जो है वो कब किया जाएगा। तो अनाउंस किया जाएगा इसको 11 मई को, जबकि हम मनाते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, इसके लिए देखिए नोटिफिकेशन जो है वो आया था जनवरी फरवरी के महीने में, जबकि ये कहा गया था कि इसके लिए जो भी आवेदन है वो आ जाएं कब तक, 28 फरवरी तक। यानी अप्लाई करने के लिए फॉर्म जब जिन लोगों को अप्लाई करना है इसके लिए, वो एप्लीकेशन जो है वो 28 फरवरी तक आवेदन दिया जा सकता था नेशनल साइंस डे के दिन, और 11 मई जो है उस दिन अनाउंस हुआ था 11 मई को जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे, उस दिन अनाउंस होना था, और 23 अगस्त को ये अवार्ड दिया जाता है। तो आपको ये तीनों डेट्स याद रखने हैं। 28 फरवरी जब नेशनल साइंस डे है, 11 मई नेशनल टेक्नोलॉजी डे, और 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे। 28 फरवरी याद रखना है वो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। टेक्नोलॉजी डे 11 मई याद रखना है कि हमको उस दिन अनाउंसमेंट होता है, और 23 अगस्त स्पेस डे याद रखना है हमको कि उस दिन ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमको यहाँ पर याद रखनी है। और अगर हम जानना चाहें कि ये जो दिवस है 28 फरवरी नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सीवी रमन जी जो थे, जिन्होंने डिस्कवर किया था रमन इफेक्ट, या इसको हम रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं, वो इसी दिन 28 फरवरी 1928 को किया था 1928 में। ठीक है, इसके लिए उनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला था सीवी रमन जी को। 11 मई को हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, क्यों? क्योंकि 11 मई ही वो दिन है 1998 में जब पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। ठीक है, पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 11 मई 1998 को। और जो नेशनल स्पेस डे है 23 अगस्त, ये हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि पिछले साल 2023 में इसी दिन जो है चंद्रयान 3 लैंड किया था मून पे। ठीक है, जो लैंडर था उसका क्या नाम था? विक्रम लैंडर, जो कि लैंड किया था 23 अगस्त को। तो हम उसको नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाते हैं। अभी 2024 में हमने पहली बार 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे ये पहला बनाया भी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हमने अब तक जो 9 क्वेश्चंस डिस्कस किया है, वो सवाल जो है क्लास 6 to 8 के टीचर्स के लिए जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 19 जुलाई को, पहला दिन, टीआरई का पहला दिन, टीआरई 3 का पहला दिन 19 जुलाई, जिस दिन 6 to 8 के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे अलग अलग पेपर्स के, उसमें जितने सवाल पूछे गए थे उनमें से 9 करंट अफेयर्स के सवाल थे जो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट डे यानी सेकेंड डे यानी 20 जुलाई। 20 जुलाई को क्लास 1 to 5 के टीचर्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, और इसमें जो सवाल पूछे गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें आपको टोटल अभी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 16 सवाल डिस्कस करने वाले, 9 कर चुके हैं हम ना, तो 16 9 25। चलिए शुरू करते हैं इसको। अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए आप। ठीक है, और अगर आप 70th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल्स पे कुछ इनिशिएटिव्स है जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। अगर आप चैनल पे जाएं तो वहाँ पर आपको बीपीएससी के सब्जेक्ट वाइज और एग्ज़ाम वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियोज़ मिल जाएंगे, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं, अभी साइंस पढ़ रहे हैं, तो साथ में आप क्या कर सकते हैं ना, अपने फ्री टाइम में बैकग्राउंड में उन क्वेश्चंस को भी सुन सकते हैं ऐसे लगा करके। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो या खाना बना रहे हो,
ऐसा कुछ भी कर रहे हो तो आप उसको लगा करके प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं। जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड PYQ की प्लेलिस्ट जो है बनी हुई है हमारे चैनल पे। इसके अलावा आप 69th के प्रीलिम्स में जो भी सवाल पूछे गए थे सब्जेक्ट वाइज प्रूफ जो है उनके सोर्स की प्रूफ ट्रेसिंग जो है हमने की थी, ठीक है, सोर्स ट्रेसिंग की थी प्रूफ के साथ, तो वो भी आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। देखिए ये हमारा 10th क्वेश्चन है इस वीडियो का। विच फिल्म रिसीव्ड द मोस्ट अवार्ड्स इन द गोल्डन ग्लोब्स 2024 हेल्ड इन लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस में आयोजित गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वाधिक अवार्ड किस फिल्म को मिला? ऑप्शन ए द फ्लावर मून, ऑप्शन बी द होल्ड ओवर्स, ऑप्शन सी ओपनहाइमर, और डी और ई तो ऑप्शन कॉमन है, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। इसमें इसका सही आंसर देखिए क्या है, ऑप्शन सी है इसका सही आंसर, ठीक है, ओपनहाइमर, ठीक है। ये अवार्ड्स जनवरी में दिए गए थे, गोल्डन ग्लोब। अगर हम और भी कुछ डिटेल याद इसके बारे में जानना चाहें तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड ओपनहाइमर को मिला था, पर इसके अलावा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो क्रिस्टोफर नोलान को मिला था, ठीक है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड सिलियन मर्फी को मिला था, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लिली ग्लैडस्टोन को मिला था, ठीक है। बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलान, बेस्ट एक्टर सिलियन मर्फी और और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वो लिली ग्लैडस्टोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन इसको माना जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसे कुछ सवाल बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको ये नहीं समझना है, क्योंकि देखिए सारे सवाल तो इतने डिफ़िकल्ट है नहीं, इतने स्टेटमेंट बेस्ड है नहीं, तो कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, इनफैक्ट मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है, हाँ, पर कुछ काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी हैं, जिनमें से एक ये है। क्वेश्चन क्या है देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट से रिलेटेड है। 11वां सवाल हमारे वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर मेंशन्ड इन द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग बिल्किस बानो। बिल्किस बानो से संबंधित केस जो है उसके बारे में ये स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, बिल्किस बानो चैलेंजेज प्री मैच्योर रिलीज ऑफ कॉन्विक्ट्स इन सुप्रीम कोर्ट ऑन 30 नवंबर 2022, यानी बिल्किस बानो ने 30 नवंबर 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में समय पूर्व दोषियों के रिहाई को चुनौती दी। समय पूर्व दोषियों की रिहाई, गुजरात सरकार ने वहाँ के दोषियों को रिहा कर दिया था, रिहा करने का जो है वो डिसीजन लिया था, उसके खिलाफ उसको उस मामले को बिल्किस बानो ने चैलेंज किया था। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। दूसरा क्या कह रहा है, ऑन 23 अप्रैल 2019 सुप्रीम कोर्ट ग्रांटेड कंपनसेशन ऑफ 50 लाख टू बिल्किस बानो फ्रॉम द गुजरात गवर्नमेंट। 23 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने बिल्किस बानो को गुजरात सरकार से 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलवाया था, यानी उनको कंपनसेशन दिलाया था सर्वोच्च न्यायालय ने। ये स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट, ऑन 8 जनवरी 2024 द सुप्रीम कोर्ट कैंसल्ड द ऑर्डर रिगार्डिंग प्री मैच्योर रिलीज ऑफ 11 कॉन्विक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था जो 11 कन्विक्ट्स हैं उनके प्री मैच्योर रिलीज को। देखिए पहले स्टेटमेंट में क्या पढ़ा हमने कि बिल्किस बानो ने चैलेंज किया था गुजरात सरकार की उस डिसीजन को जिसमें वो लोग उनको रिहा करवा रहे थे, जो दोषी थे उसको रिहा करा रहे थे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना और कैंसिल कर दिया, इस रिलीज को, रिहा जो करने का आदेश था इसको रद्द कर दिया। ऑप्शन 4 स्टेटमेंट 4, जस्टिस BV नागरत्ना एंड जस्टिस उज्ज्वल भुइयां गेव द डिसीजन। कौन जज थे इस मामले में, उनका नाम दिया हुआ है, BV नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां। कौन से इसमें स्टेटमेंट्स सही हैं? देखिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है, मोर देन वन, ठीक, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। अब अगर आप थोड़ा जानना चाहें, अगर आपकी इच्छा हो या क्यूरियोसिटी हो, तो मैं आपको थोड़ा सा एक क्रोनोलॉजी बताना चाहूँगा कि कब क्या हुआ। देखिए 2000, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप अभी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मतलब भी नहीं बनता है बहुत डिटेल में जाने का। मैं आपको बस क्रोनोलॉजी बता देता हूँ ताकि आपको एक अनुमान हो कि क्या क्या कब हुआ।
देखिए 2002 का ये केस है, हमको पता है 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, ठीक है। 2002 में जब दंगे हुए तो बिल्किस बानो जो हैं वो वहाँ पे गुजरात में थी, और उनके साथ में उनके भी घर पे ये हमला हुआ और उनके साथ गैंगरेप हुआ। 7 परिवार के उनके सदस्य जो है, 7 फैमिली मेम्बर्स, उनकी हत्या कर दी गई। 3 साल की उनकी डॉटर थी, उनकी तक हत्या कर दी गई, और बिल्किस बानो उस वक्त प्रेग्नेंट थी, उनके साथ में गैंगरेप हुआ। 2002 में ये सब हुआ। 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए। 2002 में गैंगरेप, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये आदेश दिया कि आप उसकी जांच कीजिए। 2004 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ट्रायल चल रहा था, ये जो केस चल रहा था, सुनवाई हो रही थी, उसको अहमदाबाद यानी गुजरात से ट्रांसफ़र करके मुंबई कर दिया, क्योंकि ये खतरा था, गुजरात में ही दोषी थे, गुजरात के ही दोषी थे, गुजरात की ही बिल्किस बानो थी, तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो जाए या फिर केस में उनका दखल हो, इन मामलों को देखते हुए उन्होंने उनको ट्रांसफ़र, उस केस को ट्रांसफ़र किया मुंबई में, ठीक। 2004 में ये हुआ। 4 साल बाद 2008 में सीबीआई की अदालत जो मुंबई में थी, उसने 11 पुरुषों को दोषी ठहराया और लाइफ टर्म दिया, उम्र कैद, पूरी जीवन जो है जेल में बिताने का, गुजारने का आदेश। 2008 में हुआ ये, ठीक। तो आपको 2003 से 2008 तक की मैंने घटना बता दी। 2002 में की घटना है ये। 2003 में सीबीआई को ये केस दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 2004 में अहमदाबाद से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ। 2008 में 11 पुरुषों को दोषी ठहराया गया। अब उसके बाद क्या हुआ है, ये घटनाएं 2019 में फिर सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन भी दिया, ठीक है, 50 लाख का। 2022 में जब गुजरात की सरकार ऐसा डिसीजन ली कि इन दोषियों को अब रिहा कर देना है, तो उस डिसीजन के खिलाफ बिल्किस बानो फिर सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में जो बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो पीठ है, बेंच है, उन्होंने ये डिसीजन दिया, जजमेंट दिया, और उस गुजरात सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया। गुजरात सरकार के उस आदेश को रद्द करने में एक जो है फैक्ट हमको याद रखना है कि वहाँ पर इसको रद्द जो किया गया है, देखिए रिलीफ दिया गया, गुजरात सरकार के द्वारा रिहा किया गया। रिहा करने से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उनका अनुपालन नहीं हुआ था। जैसे यहाँ पे जो मामला बनता है, देखिए जो सज़ा दी गई थी वो मुंबई में स्थित सीबीआई अदालत द्वारा दी गई थी, और रिहा किसने किया है, गुजरात सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये उनके डोमेन में ही नहीं आता है, गुजरात सरकार के डोमेन में ही नहीं आता है, क्योंकि सज़ा जो है वो मुंबई यानी महाराष्ट्र से हुई है। तो एक तो उन्होंने अपने अधिकार से बाहर जाकर के ऐसा किया है, ठीक है। तो इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है नल एंड वॉइड या कह लें कि रद्द किया है इस डिसीजन को, ठीक। बहुत डिटेल में अब जाने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, ये क्रोनोलॉजी याद रखना है आपको, और क्या क्या हुआ। जस्टिस का नाम याद रखिएगा, जजों का नाम याद रखिएगा, बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर से इसरो आ गया, ठीक है। इसरो से संबंध, अभी एक सवाल हमने देखा था, जो 7वां सवाल डिस्कस किया हमने, गगनयान वाला मामला था। अभी देखिए फिर से इसरो का एक सैटेलाइट आ गया। आगे भी हम इसरो से संबंधित सवाल देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसरो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के करंट अफेयर्स, और खासकर इसरो द्वारा किए गए अभियान जो भी है, ठीक है, जो भी सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जा रहा है। आप पॉज करके वीडियो को, इसका आंसर देखिए क्या है। इनसैट 3DS launched from Sriharikota on 18th of February 2024 will be used। 18 फरवरी 2024 को, देखिए डेट्स देखकर डरिएगा मत, डेट्स को लेकर जो है ऐसा नहीं है कि डेट्स जो है वो गलत दे दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 18 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा से अंतरिक्ष में भेजे गए इनसैट 3DS का प्रयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा। किसके लिए किया जाएगा? ऑप्शन ए फॉर टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार के लिए। ऑप्शन बी फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री एक्टिविटीज ऑफ नेबरिंग कंट्रीज, यानी पड़ोसी देशों के सैन्य गतिविधियों की जानकारी के लिए। ऑप्शन सी इन द फील्ड ऑफ मेटियोरोलॉजी, यानी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इन द फील्ड ऑफ मेटियोरोलॉजी, सी। सेटेलाइट का नाम याद रखना है हमको, इनसैट 3DS, जिसको श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, ठीक है। और
श्रीहरिकोटा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन स्पेस सेंटर वहाँ पे है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। और जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया उसका नाम भी याद रख सकते हैं आप, GSLV F14, पूछ सकता है ये भी, GSLV F14। इससे इस सेटेलाइट को लॉन्च किया गया है, इनसैट 3DS को। क्या काम करेगा ये? मौसम विज्ञान के क्षेत्र में काम करेगा, ठीक है, मेटियोरोलॉजी के फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकॉर्ड ऑफ सस्पेंशन ऑफ एमपीज यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया? भारत के नए संसद भवन में सांसदों के निलंबन का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए 16 MPs ऑफ DMK वर सस्पेंडेड, ऑप्शन बी 13 MPs ऑफ TMC वर सस्पेंडेड, या ऑप्शन सी 41 MPs ऑफ कांग्रेस वर सस्पेंडेड। ऑप्शन ए DMK के 16 सांसद निलंबित हुए, ऑप्शन बी TMC के 13, या ऑप्शन सी कांग्रेस के 41। देखिए इसमें इसका सही आंसर जो है वो दिया हुआ है ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। बीपीएससी ने नन ऑफ द अबव दिया हुआ है क्योंकि क्या होता है ना, जब भी सेशंस होते रहते हैं पार्लियामेंट के तो उसमें व्यवधान उत्पन्न करने वालों को निलंबित करने की एक परंपरा रही है। और ये हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन हुआ था दिसंबर 2023 में, उस समय की बात है जबकि बहुत सारे लोगों को निलंबित किया गया था, ठीक है। देखिए ये जो प्रश्न है ना, 16 MPs ऑफ DMK, 13 MPs ऑफ TMC, 41 MPs ऑफ कांग्रेस, ये नंबर्स दे करके क्वेश्चन ने थोड़ा सा ये इसको ट्रिकी कर दिया है, क्योंकि नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं बोल सकता है ना कि इतने मेंबर्स जो है वो सस्पेंड हुए हैं। एक दिन ऐसा था जबकि 16 MP को DMK के सस्पेंड किया गया, या TMC के 13 MP को, या कांग्रेस के 41 MP को, पर यहाँ पे कोई डेट तो लिखा हुआ नहीं है ना कि इस डेट को कितने MPs को सस्पेंड किया गया। यहाँ तो एक ओवरऑल दे दिया है कि न्यू पार्लियामेंट हाउस में, तो न्यू पार्लियामेंट हाउस तो जब से पार्लियामेंट हाउस नहीं बनी है उससे लेकर के जब तक चल रही है ये, तो अब तो सितंबर का भी महीना है, या ये एग्ज़ाम जो हुआ था जुलाई में हुआ था, तो तब तक तो फिर बजट सेशन भी आ गया था, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट ये नंबर नहीं कहा जा सकता है कि इतने ही हुए थे, ठीक है। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, तो ये घटना हुई थी, पर नंबर्स यहाँ पर एग्जैक्टली क्योंकि डेट नहीं दिया हुआ है ना, अगर वो डेट दिया होता तो फिर ये सही हो सकता था, इसका आंसर मोर देन 1 हो सकता था फिर, क्योंकि विंटर सेशन में हुआ था ऐसा कि 16 MP जो है DMK के उनको सस्पेंड किया गया, TMC के 13 और कांग्रेस के 41, पर यहाँ वो डेट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर एक ओवरऑल लिख दिया गया है। तो ओवरऑल टोटल तो इतने नहीं हुए ना, एक दिन में इतने लोग हुए थे सस्पेंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल जो है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट हम न्यूज़ में अक्सर देखते हैं, पूछा गया है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इन द कंट्री, किस वर्ष वीवीपैट आया, ठीक है। देश में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण, हिंदी इसका बहुत ज़्यादा शुद्ध है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मुझे लगता है हिंदी माध्यम के जो मेरे मित्र होंगे वो भी वीवीपैट ही यूज करते होंगे, वो मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षण विचारण ऐसा तो शायद ही कोई यूज करता हो, पर प्रश्न है तो मैंने पढ़ दिया। निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया, 2013, 2014 या 2012? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2013। वीवीपैट जो है वो पहली बार 2013 में ही आया था, ठीक है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर, जो आप नोट कर लीजिए। एक जगह है नोक्सेन, NOKSEN, नोक्सेन। कहाँ है नोक्सेन? नोक्सेन है नागालैंड में, ठीक है, नोक्सेन है नागालैंड में। नोक्सेन असेंबली है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली। इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली बार वीवीपैट का यूज हुआ था। 2013 के साल में जब वीवीपैट पहली बार आया तो वो नागालैंड के नोक्सेन विधानसभा वाले चुनाव में हुआ था, ठीक है। उसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में पहली बार इसका इस्तेमाल हुआ था। याद रखिएगा ये यूपीएससी के CAPF वाले एग्जाम में पूछा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम बता दिया, नोक्सेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे वीडियो का 15वां सवाल है, 15th क्वेश्चन। द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज प्लान्ड टू बी डेवलप्ड एज वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टी पार्क। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना है? ऑप्शन ए हुगली, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी गंगा। तो इनमें से कौन सा नदी होगा अगर हम जानना चाहें तो इसका आंसर ऑप्शन ए है, हुगली। ऑप्शन ए हुगली। कोलकाता के पास हुगली रिवर पे जो है ये टी पार्क बनाएगी सरकार। अब यहाँ पे हमको याद रखना है कि कोलकाता में जो सी पोर्ट है, बंदरगाह है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। सवाल पूछा जा सकता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है वो कहाँ पर है? तो कोलकाता में है। ठीक है, ये देश का एकमात्र रिवराइन मेजर पोर्ट है। हमारे देश में जितने बंदरगाह है ना फ्रेंड्स, उनको मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट के रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, मेजर पोर्ट मोस्टली वो पोर्ट हैं जो कि भारत सरकार के अधीन आते हैं, और माइनर पोर्ट्स उनको कहा जाता है जो राज्य सरकारों के अधीन काम करते हैं। ठीक है, टोटल हमारे देश में 13 मेजर पोर्ट्स हैं, आप याद रख सकते हैं संख्या। ठीक है, मेजर पोर्ट्स पे क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें से 12 सरकारी हैं, भारत सरकार के अधीन, और एक जो है वो प्राइवेट है। इन 13 में से ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट है, ये एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो समुद्र के किनारे नहीं बल्कि नदी पे है। रिवराइन मेजर पोर्ट है। हुगली तो नदी है ना, तो रिवराइन पोर्ट। कोलकाता जो समुद्र के किनारे तो नहीं है, नदी के किनारे है, तो वहाँ पर ये पोर्ट है। ठीक है, वहीं पे वेस्ट बंगाल की सरकार जो है टी पार्क जो है वो बनाने का उन्होंने निर्णय लिया है, टी पार्क, ताकि चायों का जो है वहाँ से निर्यात ठीक से हो सके, उसको निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, मोस्टली जो दार्जिलिंग टी है उसको बढ़ावा देने के लिए। अगला सवाल, ये 16वां सवाल है, 16th क्वेश्चन। फिर इसरो आ गया, मैंने बोला था आपको इसरो आएगा बार बार। पहला, यहाँ पे क्या है, आदित्य L1 की बात हो रही है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1, आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट 1 एक्सेस्ड 6 जनवरी 2024। आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट जो है, लैग्रेंज पॉइंट 1 पर 6 जनवरी 2024 को पहुंच गया। L1 जो है उस पॉइंट पर 6 जनवरी को आदित्य L1 पहुंच गया। स्टेटमेंट 2, इट हैव 7 पेलोड, इसमें 7 पेलोड लगे हुए हैं। इट के साथ हैव क्वेश्चन में दिया हुआ हैज होना चाहिए ना, ग्रामेटिकली स्टेटमेंट रॉन्ग है, पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमको उसको देख रहे हैं। स्टेटमेंट 3, आदित्य L1 हैज ए मैग्नेटोमीटर माउंटेड ऑन द डेक ऑफ द व्हीकल। आदित्य L1 में यान के डेक पर एक मैग्नेटोमीटर लगा हुआ है। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि 7 पेलोड था। स्टेटमेंट 3 में एक पेलोड का नाम दे दिया गया है मैग्नेटोमीटर, क्या ये था या नहीं था। स्टेटमेंट 4, देखिए 4 स्टेटमेंट्स हैं। विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ इन आदित्य L1 विल सेंड 1440 फोटोज टू अर्थ। आदित्य L1 में विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ प्रतिदिन 1440 फोटो पृथ्वी पर भेजेगा। पेलोड के बारे में पूछ लिया गया है। ठीक है, और स्टेटमेंट 3 में मैग्नेटोमीटर, स्टेटमेंट 4 में कोरोनोग्राफ। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो सारा का सारा चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, मोर देन 1, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, थोड़ा डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा आदित्य L1 के बारे में। एक चीज़ मैं यहाँ पे बस आपको बता दूँ कि L1 जो है उसको लेकर कन्फ्यूजन रहता है। जो लैग्रेंज पॉइंट 1 है, इसको अगर हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो स्पेस में ये एक लोकेशन है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पृथ्वी और सूर्य, अर्थ और सन की बात कर रहे हैं। तो अर्थ और सन, हम जानते हैं कि अर्थ और सन दोनों जो है ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों जो है अप्लाई कर रहा है। ठीक, तो अर्थ और सन के बीच में कोई ऐसा लोकेशन, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पर कि चीज़ें इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब वहाँ पर सन का ग्रेविटेशन जो है, उसका जो फोर्स है, और अर्थ का जो फोर्स है, वो दोनों जा कर के उसको बराबर हो जाता है। यानी उस पॉइंट से चीज़ें जो हैं वहाँ पर अगर कोई उस पॉइंट पर अगर कोई चीज़ होगी तो वो स्टेबल होगी,
क्योंकि उस पर बराबर का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्विलिब्रियम में होगा, तो चीज़ें वहाँ पर स्टेबल होंगी। तो इसीलिए इस ये जो आदित्य L1 है, इसको उस पॉइंट पर जो है पहुँचाना था, और उसी पॉइंट पर ये 6 जनवरी 2024 को पहुँच गया। उस पॉइंट का नाम है लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, स्पेस में वो जगह है जहाँ पर कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन और अर्थ दोनों का इक्विलिब्रियम में हो। चलिए नेक्स्ट सवाल, 17th क्वेश्चन हमारा, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बाय इंडिया एंड जापान was conducted in Mahajan area of Rajasthan on 25 February 2024. The name of the joint military exercise was। भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास 25 फरवरी 2024 को राजस्थान के महाजन क्षेत्र में आयोजित हुआ। उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? ऑप्शन ए अटल गार्जियन, ऑप्शन बी नागासाकी गार्जियन, ऑप्शन सी धर्म गार्जियन। अगर आप करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन होता है। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्म गार्जियन। बाकी दोनों स्टेटमेंट बस मूर्ख बनाने के लिए दिया हुआ है। अटल गार्जियन जैसा कुछ होता नहीं है, नागासाकी गार्जियन जैसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, इनको ऑप्शन बनाना था, स्टेटमेंट बनाना था, तो उन्होंने गार्जियन से मिलता जुलता 2-3 नाम डाल दिया, पर हमको पता है होता ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ धर्म गार्जियन ही है इसमें से जो कि पॉसिबल था आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे हमको पता लग रहा है कि सैन्य अभ्यास हमको पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, स्ट्रेट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जो हम लोग हुआ बना देते हैं ना कि बहुत डिफिकल्ट करंट अफेयर्स, ऐसा एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये है 18वां नंबर का सवाल हमारा। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स हैज क्रिएटेड ए लैंग्वेज एटलस बाय कंडक्टिंग स्पीच सर्वेज ऑल ओवर इंडिया। इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। व्हाट इज मेंट बाय द लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया। भारत के भाषा एटलस से क्या अभिप्राय है? भाषा एटलस के बारे में बेसिकली पूछा गया है, और उससे पहले इसका कॉन्टेक्स्ट दिया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने संपूर्ण भारत में भाषा सर्वेक्षण कर भाषा एटलस बनाया है। क्वेश्चन से एक फैक्ट आपको मिल रहा है कि इस लैंग्वेज एटलस को तैयार किसने किया है? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने। ठीक, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि किसने किया है। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कैसी बॉडी है? इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, स्वायत्त निकाय है। ये भी हमको क्वेश्चन से ही पता लग रहा है। ठीक है ना, ऑटोनॉमस बॉडी। हमको ये पूछा, और ये किसके अधीन काम करता है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए कितने सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन से ही पता लग जा रही है। अब हमसे पूछा कि लैंग्वेज एटलस क्या है। ऑप्शन ए एथनिक मैप ऑफ इंडिया, भारत का नस्लीय मानचित्र। ऑप्शन बी इट इज लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी नेचुरल मैप ऑफ इंडिया। सही जवाब आप नोट कीजिए अपने क्वेश्चन में, अपने नोट्स में, या जहाँ भी आप कर रहे हैं, और देखिए कि सही होता है या नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इट इज लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत का लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है ये। ठीक है ना, ऑप्शन बी सही। यहाँ पे एक फैक्ट पॉलिटी का आप याद रख लीजिए कि भारतीय भाषाएं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेज हैं वो कौन से स्केड्यूल्ड में है, तो 8th शेड्यूल। ठीक है, 8वीं अनुसूची में है ये। ठीक है, जो हम 12 अनुसूची पढ़ते हैं पॉलिटी में, उसमें से 8वीं अनुसूची 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेज दिए हुए हैं। और कितने ऑफिशियल लैंग्वेजेज दिए हुए हैं? टोटल 22 दिए हुए हैं। अब एक सवाल ये भी बनता है कि इन 22 में से हमारे बिहार से कितनी भाषाएं हैं? कितनी भाषाएं ऐसी हैं जो बिहार में जिनका प्रयोग होता है? इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है इस तरह से। तो अगर आपको पता हो तो बताइए आप कमेंट में कि इन 22 भाषाओं में कितनी भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फिर से स्पेस मिशंस के बारे में सवाल। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीपीएससी सवाल जिनसे पूछ रहा है सबसे ज़्यादा वो है स्पेस मिशंस, इसरो, नासा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है और फिर आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। विच कंट्रीज स्पेस एजेंसीज हैव अलाउड प्राइवेट कंपनीज टू कंडक्ट टूर्स ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा आयोजित करने की अनुमति दी है? ऑप्शन ए भूटान, नेपाल, सिंगापुर। ऑप्शन बी, सिंगापुर का स्पेलिंग गलत है पर ये क्वेश्चन जो ऑफिशियल था उसमें भी गलत ही दिया हुआ था तो मैंने एज इट इज डाल दिया है। ऑप्शन बी गुयाना, बुरुंडी और पैराग्वे। ऑप्शन सी तुर्की, स्वीडन और इटली। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, तुर्की, स्वीडन एंड इटली। देखिए ये जो है ये पूछा इसलिए गया है क्योंकि जनवरी में 2024 इसी साल जनवरी में एक स्पेस मिशन हुआ था, ठीक है, जिसमें कि एक कंपनी है अमेरिका की जिसका नाम है एक्सियोम स्पेस, ठीक है। एक्सियोम स्पेस का ये तीसरा ट्रिप था जिसमें कि एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था स्पेस में। स्पेस क्राफ्ट का जो नाम है वो क्या था? क्रू ड्रैगन फ्रीडम। क्रू ड्रैगन फ्रीडम, ये है स्पेस क्राफ्ट का नाम। और इस स्पेस क्राफ्ट को स्पेस एक्स जो है, जो प्राइवेट कंपनी है, उसने बनाया था। इस स्पेस क्राफ्ट को भेजा किस रॉकेट पर? रॉकेट का जो यूज किया गया उसका नाम है फैल्कन, ठीक है। रॉकेट जो यूज हुआ वो है फैल्कन जिसको स्पेस एक्स ने बनाया है। स्पेस क्राफ्ट जो भेजा गया जिसका नाम है क्रू ड्रैगन फ्रीडम, वो भी स्पेस एक्स ने बनाया है। पर जिस कंपनी का ये जो है मिशन था उस कंपनी का नाम है एक्सियोम स्पेस और मिशन का नाम था एक्सियोम 3 मतलब थर्ड ट्रिप था ये, ठीक है। और थर्ड ट्रिप था, इसमें तुर्की, स्वीडन और इटली के एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाया गया था, ठीक है। इन तीनों देश के एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो गए थे, ठीक है। उनको परमिशन मिली थी पहले तो और फिर वो गए अंतरिक्ष में, ठीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, अंतरिक्ष में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने उनका दौरा किया, ठीक। इसलिए ये सवाल पूछा गया है। देशों के नाम याद रखने हैं आपको, टर्की, स्वीडन एंड इटली। अगला सवाल 20वां सवाल है हमारा ये। यहाँ पर मणिपुर में जो एथनिक वायलेंस हुआ था, जातीय हिंसा, उससे सवाल है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर एथनिक वायलेंस इन मणिपुर फ्रॉम 3 मई 2023? मोस्टली क्वेश्चन में आपको ये डेट देखने को मिलेगा जो कि इररिलेवेंट है पर दिया हुआ है फिर भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा 3 मई 2023 से मणिपुर में जातीय हिंसा का महत्वपूर्ण कारण था? ऑप्शन ए, मेइती कम्युनिटी शुड बी गिवन शेयर इन जॉब्स रिजर्व्ड फॉर कुकी कम्युनिटी, कुकी समुदाय के लिए आरक्षित नौकरियों में मेइती समुदाय को हिस्सा दिया जाना। ऑप्शन बी है लैक ऑफ रिसोर्सेज टू मेइती कम्युनिटी, यानी मेइती समुदाय के पास संसाधनों की कमी। ऑप्शन सी, मेइती कम्युनिटी शुड बी गिवन द स्टेटस ऑफ ट्राइब, यानी मेइती समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया जाना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा मणिपुर वायलेंस। ये तीनों कारण जो है वो सही है, मोर देन 1 हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। मोर देन 1, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ये वायलेंस बेसिकली तब शुरू हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि जो मेइती कम्युनिटी है उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना चाहिए, ठीक है, जनजाति का दर्जा दिया जाना चाहिए, जो स्टेटमेंट 3 है ना। और वहीं से फिर वायलेंस शुरू हुआ। इसमें लैक ऑफ रिसोर्स टू मेइती कम्युनिटी, ये भी एक कारण है कि उनके पास संसाधनों की कमी हो। देखिए जो मणिपुर है ना, उसकी जो राजधानी इम्फॉल है, तो उसके आसपास मोस्टली मणिपुर में जो जनसंख्या है वो मेइती समुदाय की अच्छी खासी जनसंख्या है और वो काफ़ी समृद्ध भी है। अगर आप मणिपुर की जो है विधानसभा देखें तो वहाँ पर भी मोस्टली जो है लोग वो मेइती कम्युनिटी से हैं, फिर भी उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाना
हालांकि मेइती कम्युनिटी का ये पक्ष है कि उनकी जो चूँकि सीमा लगती है उनकी म्यांमार से, तो वहाँ से बहुत सारे लोग आ करके उनके जो संसाधन हैं उन पर जो है अपना उसका दोहन करेंगे, उनका नुकसान होगा, रिसोर्स की कमी होगी उनको। ये सारे कारण वो देती है, ठीक है, कि उनकी जो अपने समाज की सुरक्षा के लिए या अपने समाज को बढ़ावा देने के लिए उनके पास शेड्यूल ट्राइब की जो है कैटेगरी होना ज़रूरी है, ऐसा मेइती कम्युनिटी कहती है। पर चूँकि मेइती कम्युनिटी वहाँ पर समृद्ध है और कंपेरेबल टू कुकी कम्युनिटी, अगर हम कंपेयर करें उसको कंपेयर टू कुकी कम्युनिटी, तो कुकी कम्युनिटी वहाँ पर बहुत पिछड़ी है, ठीक है, मेइती कम्युनिटी की तुलना में। तो इसलिए कुकी कम्युनिटी के लोग जो हैं उनका विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगर शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दे दिया जाएगा तो उनके लिए रिजर्व जो सीटें हैं उसमें भी उनको हिस्सा मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब के लिए जो रिजर्व सीट्स होती है वो भी फिर में मिल जाएगा मेइती कम्युनिटी को। इसलिए कुकी कम्युनिटी का विरोध है वहाँ पर और इसकी वजह से वहाँ वायलेंस है, ठीक है। तो एक से अधिक यहाँ पर हमको कारण इसके दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21वां सवाल है हमारा ये, विच ब्रिज वॉज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन 24 फरवरी 2024 टू कनेक्ट द्वारका इन द गल्फ ऑफ कच्छ रीजन। प्रधानमंत्री अगर कोई चीज़ इनॉग्रेट कर रहे हैं और उसमें कोई फैक्चुअल आपको क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपको जरूर याद रखना है उसको। आगे भी आपको सवाल मिलेगा प्राइम मिनिस्टर के इनॉग्रेशन से संबंधित। 24 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कच्छ की खाड़ी क्षेत्र में द्वारका को जोड़ने के लिए किस सेतु का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए कच्छ ब्रिज, ऑप्शन बी सुदर्शन ब्रिज या ऑप्शन सी द्वारका ब्रिज। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, सुदर्शन ब्रिज या सुदर्शन सेतु, ठीक है। ये ओखा मेनलैंड को बेत द्वारका आइलैंड से जोड़ता है, कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। आपको याद रखना है कि इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, ठीक है, लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है और इसकी लंबाई तो आपको हमेशा याद करके रखना है 2.3 किलोमीटर। आपको लग रहा होगा कि लंबाई क्यों याद रखना है, इसका जवाब आपको आने वाले सवालों में मिल जाएगा, ठीक है। अभी 2-3 सवाल के बाद आप देखेंगे कि एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको याद रखना है, जिसमें आपको ये इसका इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि क्यों हमको लंबाई याद रखनी है। 2.3 किलोमीटर, ठीक है। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज है, केबल स्टेड, ठीक है। अगर हम ये जानना चाहें कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है, तो क्या आपको पता है इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज कौन सा है? कुछ लोग ये आंसर करेंगे कि भूपेन हजारिका ब्रिज है ब्रह्मपुत्र का, पर वो पहले था, ठीक है। अब जो है 2024 में एक ब्रिज जो है उसका निर्माण हुआ है, जिसकी वजह से जो भूपेन हजारिका ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर पे वो अब पीछे छूट गया है और अब लॉन्गेस्ट ब्रिज का जो है वो दर्जा अटल सेतु को मिल गया है। अटल सेतु पर आपको एक सवाल देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। वो इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज है अटल सेतु, और ये जो सुदर्शन ब्रिज है ये इंडिया का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां सवाल, विच एरिया डज चाइना क्लेम एज इट्स सेक्रेड टेरिटरी? किस क्षेत्र को चीन अपना पवित्र क्षेत्र होने का दावा करता है? ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी मकाऊ, ऑप्शन डी मोर देन वन या ईनन। क्या होगा इसका आंसर? देखिए, ताइवान और तिब्बत, ताइवान पे भी वो अपना प्रभुत्व जो है वो घोषित करता है और ताइवान के अलावा तिब्बत, ताइवान तिब्बत दोनों पे, तिब्बत पे तो पहले से करता रहा है, ताइवान पे भी करता है, अब दोनों को अपना सेक्रेड टेरिटरी बताता है वो। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही, इसका मतलब ऑप्शन डी मोर देन वन हो जाएगा इसका सही आंसर, प्रयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा ये 23वां सवाल है, 23rd सवाल है। देखिए, अभी आपको बताया था ना सुदर्शन सेतु, जब हम देख रहे थे तो सुदर्शन सेतु की लंबाई मैंने जब आपको बताई और कहा कि याद रखिए इसको, वो इसलिए कहा था क्योंकि बीपीएससी ने लीजिए पूछ लिया अटल सेतु की लंबाई। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज द टोटल लेंथ ऑफ अटल सेतु कनेक्टिंग मुंबई एंड न्यू मुंबई? आप पॉज करके इसका आंसर
नोट कर सकते हैं, आंसर देने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 21.5 किलोमीटर, ऑप्शन बी 21.8 किलोमीटर, या ऑप्शन सी 21.3 किलोमीटर। पता है आपको? तो इसका आंसर है 21.8 किलोमीटर, 21.8 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुंबई और नई मुंबई को जोड़ता है अटल सेतु, लंबाई कितनी? 21.8 किलोमीटर। इसका ऑफिशियल ऐसा नाम जो है वो था मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, जिसका नया नाम या जिसका नाम जो है मोदी जी ने अटल सेतु कर दिया। लंबाई अगर माइल्स में पूछ लिया जाए कितनी मील, तो 13.5 मील, 21.8 किलोमीटर, 13.5 माइल्स। हो सकता है सवाल में मील दे दिया जाए, माइल दे दिया जाए। मैंने आपको बताया सुदर्शन ब्रिज वाले क्वेश्चन में कि ये इंडिया का सबसे लंबा ब्रिज हो गया है अब, पर विश्व में कितने नंबर का ब्रिज है? तो विश्व में 12th नंबर पे है, 12वें नंबर पे है। ठीक है, दुनिया का 12वां सबसे लंबा सी ब्रिज है ये, याद रखिएगा, सी ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ, अब देखिए ये सवाल बिहार करंट अफेयर्स का है। मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि TRE 3 में जितने सवाल पूछे गए री एग्ज़ाम में, उन सारे 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 सवाल बिहार करंट अफेयर्स का था, और उन 3 बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें पहला सवाल ये है, हाउ मेनी ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ पीपल हैव बीन द चीफ मिनिस्टर्स इन बिहार सिंस 26 जनवरी 1950 टू द बिगिनिंग ऑफ 2024। 26 जनवरी 1950 से 2024 की शुरुआत तक टोटल कितने लोग भारत के मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए, पॉज करके आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन ए ओनली 23 पीपल, ऑप्शन बी ओनली 25 पीपल, ऑप्शन सी ओनली 21 पीपल। कितने लोग? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 पीपल। अब तक 23 लोग हैं ऐसे जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, अगर एक इंसान एक से अधिक बार मुख्यमंत्री बना है तो भी उसको एक ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि इंसान, टोटल नंबर ऑफ पीपल पूछा जा रहा है, कितने लोग, तो 23 लोग। ठीक है, अब ये सवाल क्यों पूछा गया? क्योंकि जनवरी 2024 में आपको पता है नीतीश कुमार जी का जो एक्शन, NDA में वापसी, ठीक है, तो JDU की NDA में वापसी, 23 लोग हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 23rd पर्सन कौन है, 23वां इंसान कौन है जो कि बिहार का मुख्यमंत्री बना, तो क्या होगा? नीतीश कुमार होगा क्या? नहीं, नीतीश कुमार जो है वो 22वें पर्सन है बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले। 23वें पर्सन है जीतन राम मांझी। आपको पता होगा 2014 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, 2014 से 15 तक वो रहे थे। 23वें इंसान बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले वही हैं। ठीक है, उनसे पहले नीतीश कुमार थे ही, और फिर उनके बाद भी नीतीश कुमार बन गए, है ना। तो नीतीश कुमार तो 22वें मुख्यमंत्री, 22वें पर्सन थे जो कि मुख्यमंत्री बने। देखिए, अगर नीतीश कुमार का पहला टर्म आपको पूछा जाए तो 2005 में जो वो मुख्यमंत्री बने थे, उससे पहले भी एक बार वो मुख्यमंत्री 2000 ईस्वी में बने थे, 2000 में, पहली बार 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद 2005 से उनका टर्म लगातार चल रहा है, बीच में जीतन राम मांझी वाला फेज छोड़ दे तो वो लगातार मुख्यमंत्री हैं। और बिहार में सबसे ज़्यादा समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का रिकॉर्ड भी नीतीश कुमार जी के पास ही है। ठीक है, मैक्सिमम, और वो अब तक 18 साल से भी ज़्यादा हो चुका है उनका, टोटल अगर हम जोड़ दें। ठीक है, टोटल 18 साल से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस टर्म, सबसे लगातार सबसे ज़्यादा दिनों तक कौन मुख्यमंत्री बने रहे थे, तो वो थे हमारे पहले मुख्यमंत्री, जो आज़ाद भारत के पहले मुख्यमंत्री थे, श्री कृष्ण सिंह। उनके पास ही ये रिकॉर्ड है सबसे लंबे समय तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने का। टोटल सबसे ज़्यादा समय तक नीतीश कुमार, लेकिन लगातार सबसे ज़्यादा समय तक कृष्ण सिंह। ठीक है, नीतीश कुमार जी के पास वो रिकॉर्ड हो जाता, पर उन्होंने बीच में जीतन राम मांझी जी को जो बना दिया था ना, उसकी वजह से लगातार वाला रिकॉर्ड उनके पास नहीं है।
ये नीतीश कुमार अभी जो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी का मतलब मैं आज 30 सितंबर 2024 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। डेट इसलिए बताना इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीतीश कुमार जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी वजह से कब डेटा चेंज हो जाए पता नहीं, तो इसलिए मैं आज का दिन जो है अभी का दिन बता रहा हूँ। अब तक जो नीतीश कुमार के टर्म हुए हैं वो ये, उसमें अभी वाला टर्म 9th टर्म है, ये भी एक फैक्ट बन सकता है। 9th टर्म नीतीश कुमार जी का है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर के रूप में। इसके बाद अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन है, ये बिहार स्पेशल है और ठीक है। इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन रिवील्ड बाय बिहार कास्ट सर्वे 2023। ये 25वां सवाल है और हमारे वीडियो का आखिरी सवाल, ठीक है, और बिहार करंट का दूसरा सवाल। जो 3 सवाल टोटल है उसमें से एक सवाल हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे जब हम और 25 सवाल डिस्कस कर रहे होंगे उसमें, ठीक है। टीआरई के 50 सवालों में से 25वां सवाल ये है करंट अफेयर्स के। इन बिहार विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स हैव बीन रिवील्ड बाय बिहार कास्ट सर्वे 2023। बिहार में बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य उजागर हुआ। ए अपर कास्ट 15.52%, ऑप्शन बी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब 21.33%, इसके बाद है ऑप्शन सी बैकवर्ड कास्ट 63.14%, और डी और ई तो सेम ऑप्शन है, मोर देन वन, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स क्या होगा, ऑप्शन डी होगा इसका, मोर देन वन। 100% अगर हम माने टोटल जनसंख्या है तो उसमें से उच्च जाति की जनसंख्या, अपर कास्ट की जनसंख्या 15.52%, SC ST मिला करके टोटल 21.33%, और बैकवर्ड कास्ट, देखिए यहाँ पर बैकवर्ड कास्ट में बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास दोनों शामिल हैं। यहाँ पे बैकवर्ड क्लास नहीं लिखा हुआ है, बैकवर्ड क्लास का बिहार में मतलब बनता है BC2, ठीक है। BC1 जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, क्योंकि बिहार में जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। बैकवर्ड क्लास पहले जिसको BC2 बोलते थे और BC1, तो बिहार में अदर बैकवर्ड क्लास को BC1 और BC2 में डिवाइड किया गया, जिसमें BC1 बैकवर्ड क्लास 1 को एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास बोलते हैं, ठीक, और BC2 को सामान्यतः बैकवर्ड क्लास बोलते हैं। तो क्लास वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और दूसरा बैकवर्ड क्लास, ठीक है। उन दोनों को मिला करके यहाँ पर 63.14% जो है वो लिखा हुआ है स्टेटमेंट से, ऑप्शन सी में, तो ये भी सही है, ठीक है। बैकवर्ड कास्ट है यहाँ पर, बैकवर्ड क्लास नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक। तो ये सारे स्टेटमेंट्स इसमें सही हैं जो भी दिया हुआ है इसमें। अपर कास्ट, आपको बिहार का सर्वे जो है उसके और भी डेटा जो है उसको कलेक्ट करना चाहिए, नोट्स बना लेना चाहिए उस पर, क्योंकि हो सकता है फिर से सवाल उस पर पूछे जाए, ठीक है। तो ये 25वां सवाल था हमारा। इन 25 क्वेश्चंस में से आपने कितने सही किए या आपको कितने सही आते थे वो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो और इस सीरीज को आगे भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने और जो आपके साथ लोग तैयारी कर रहे हों उनको भी आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, उनको भी ये हेल्प करेगा कि बिहार में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं BPSC द्वारा उनमें रिसेंटली कौन कौन से करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं। ये एग्ज़ाम्स 2024 में ही कंडक्ट हुए थे और ये क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स के ही हैं, ठीक है। इसलिए इसका रेलिवेंट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत रेलिवेंट है हमारे लिए 78 प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है ना। तो आप अगर आपने नोट्स बना लिया हो इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है तो उस नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं आप एग्ज़ाम से पहले, या फिर आप वीडियो को दोबारा स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि एक बार में हमें याद नहीं रहेगा ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं भूल गया बताना आपको, ये जो सर्वे है ना इसमें डेट हमको याद रख लेना चाहिए। सर्वे शुरुआत हुआ था, सर्वे की शुरुआत हुई थी 7 जनवरी 2023 को, ठीक है ना, और इसके रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये दोनों डेट याद रखिएगा, पूछ सकता है BPSC। सर्वे की शुरुआत 7 जनवरी को हुई थी और डेटा रिलीज हुआ था 2 अक्टूबर को 2023 में, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे इसके अगले पार्ट में जिसमें हम डिस्कस करेंगे और जो 25 सवाल हमारे बच गए हैं, ठीक है ना, TRE 3 के करंट अफेयर्स के।
धन्यवाद।